गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि स्टमक तक हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्टमक के बाद जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है वो एंटर करता है। अभी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट होता है जहाँ पर कि अभी तक का जितना डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया उससे जो बचा हुआ है वो सारा डाइजेस्टिव प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का वो पार्ट है जहाँ पर कि सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है वो कैरी आउट होगा अल्टीमेटली, यानी इसके बाद और डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फैट को डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन के डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ प्रेजेंट होते हैं और बचे हुए कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन भी यहीं पर होता है। कल मैंने बताया था कि जो लिवर का सिक्रीशन है या पेंक्रियाज के सिक्रीशन है वो किस तरह से हेल्प करते हैं इस प्रोसेस में, डाइजेशन के प्रोसेस में। वही अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जैसा कि बुक में लिखा है ये होती है 6.5 मीटर्स लॉन्ग, यानी कि काफ़ी लंबी होती है और इस वजह से ये कॉइल्ड रूप में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब इसका जो डाइजेशन है किस किस चीज़ का डाइजेशन करता है? जो दूसरे एनिमल्स हैं जैसे कि रूमिनेंट्स, जिनको रूमिनेंट्स कहते हैं। रूमिनेंट्स वो जानवर होते हैं जिनके स्टमक में एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं रूमेन, और ये वो जानवर हैं जिनको हम कैटल्स भी कहते हैं, यानी कि जिनकी सेलुलोज रिच डाइट होती है। इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेलुलेज भी प्रेजेंट होता है। सेलुलोज यानी कि जो रेशे प्रेजेंट होते हैं प्लांट पार्ट्स में, जिनको वो चारे के या घास के रूप में खाते हैं, उसको सेलुलोज कहते हैं। उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेलुलेज। ह्यूमन बींग्स की डाइट उनसे अलग है, तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स में सेलुलेज प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का जो खाना है वो पका हुआ खाना होता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स सभी का डाइजेशन कंप्लीट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। और कल मैंने बताया था कि फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम है लाइकेज। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो रिलीज हुआ है अभी पेनक्रियाज से, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम है ट्रिप्सिन। ठीक है, इसका लाइकेज, इसका है ट्रिप्सिन। और बचे हुए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका डाइजेशन भी यहाँ पर अलग अलग एंजाइम्स के माध्यम से होता है। ठीक है, ये सब कहाँ कैसे रिलीज होते हैं? ये पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज होते हैं। कल के हमारे टॉपिक में भी हमने ये बताया था। अब ये ब्रेक कैसे करते हैं? प्रोटीन्स ब्रेक होते हैं स्मॉलर पेप्टाइड्स में और अल्टीमेटली एमिनो एसिड्स में ब्रेक होते हैं। फैट्स किसमें ब्रेक होते हैं? फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। ठीक है, ये इनके ब्रेकिंग के कंपोनेंट हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे डाइजेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ये जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, यानी कि जिसे हिंदी में अवशोषण कहते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कैरी आउट होता है। और इसके लिए हमें ये देखना है कि सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये इसके अंदर का स्पेस है जहाँ पर डाइजेशन हुआ है। ये जो डाइजेस्ट होने के बाद ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है फूड, जैसे कि प्रोटीन्स ब्रेक होते हैं एमिनो एसिड्स में, फैट्स ब्रेक होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होते हैं मोनोसेकेराइड्स। वो क्या होते हैं? वो इस सरफेस के अक्रॉस डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी एब्जॉर्ब करती है, यानी कि अवशोषित करती है। उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। और अवशोषण जितना बड़ा ये सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा तेजी से होगा। इसीलिए क्या है कि ये वाला सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ फोल्ड्स या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं इस सरफेस के ऊपर, इस तरह से। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं विली।
और विली से भी छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं विली के ऊपर, जिनको कहते हैं माइक्रोविली। तो विली और माइक्रोविली का फंक्शन क्या है कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना, जिससे कि सरफेस एब्जॉर्प्शन जो है वो आसानी से हो सके। और ये जो विली है इनके अंदर प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स। जैसे ये विली के अंदर फूड के पार्टिकल्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स, ये ट्रांसफर किस में हो जाते हैं, इन ब्लड वेसल्स में। और इन ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक जहाँ तक उनकी आवश्यकता है फूड के पार्टिकल्स से मॉलिक्यूल्स की, वहाँ तक वो पहुँच जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एसिमिलेशन। नेक्स्ट पार्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है शामिल करना। किसको शामिल करना? फूड के वो पार्टिकल्स जो अभी अभी एब्जॉर्ब हुए हैं उनको बॉडी के अलग अलग फंक्शंस में इनकॉर्पोरेट यानी कि शामिल करना, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। अब कैसे? जैसे कि उन फूड के जो मॉलिक्यूल्स है उनसे एनर्जी प्राप्त करना रेस्पिरेशन के द्वारा, उनको रिपेयर में यूज करना, ठीक है, उनको ग्रोथ में यूज करना। तो बॉडी के अलग अलग फंक्शंस में उनको यूज करना वो एसिमिलेशन कहलाता है। और अगर वो किसी भी रूप में नहीं होता तो उसको क्या कर लेती है बॉडी? स्टोर कर लेती है। जैसे कि फैट, शुगर्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में। और सबसे लास्ट में आता है इजेशन। इजेशन क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड जिसको कि बॉडी अब उसके आवश्यकता से अधिक है या फिर उसमें कुछ भी उपयोगी नहीं रहा, उसको बॉडी बाहर पास आउट कर देती है, उसको हम कहते हैं फीकल मैटर या एक्सक्रीटा। और उसको पास आउट होने के प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? इजेशन। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन लीड करती है अगली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, जो कि एक ब्रॉड पार्ट है, यानी कि ब्रॉड ट्यूब है जिसका ल्यूमेन ज्यादा बड़ा है, उसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंड पॉइंट है जिसको कि एनस कहते हैं, वहां से वेस्ट मटेरियल बाहर पास आउट होता है। ठीक है। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका सबसे पहला पार्ट होता है, उसको कहते हैं कोलोन, फिर आता है सीकम और फिर आता है रेक्टम। कोलोन की वॉल का क्या फंक्शन होता है? कोलोन की वॉल का फंक्शन है ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को। अधिकतर वाटर ये रीएब्जॉर्ब कर लेता है, रीएब्जॉर्प्शन। क्योंकि हम लोग टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं तो हम लोगों की बॉडी के अंदर वाटर को मैनेज करने के ये मैकेनिज्म्स हैं कि वाटर ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है फीकल मैटर के थ्रू। और तुमने देखा होगा कि जब कभी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो ज़्यादा वाटरी स्टूल्स पास आउट होने लगते हैं, यानी कि जिसे लूज मोशन भी कहते हैं। तो वो इस वजह से है कि वहाँ पर वाटर के एब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म है वो गड़बड़ा है। ठीक है। तो इस वाटर के एब्जॉर्प्शन की वजह से जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का वो सॉलिड बन जाता है, और उस सॉलिड पार्ट को ही हम बाहर पास आउट करते हैं एक्सक्रीटा के रूप में। ठीक है। अब फूड एंटर करता है इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में, जिसका नाम है सीकम और रेक्टम में। ठीक है। उसके बाद ये वहां तब तक रहता है जब तक कि इसको बाहर पास आउट नहीं होना होता, और जैसे ही एक निश्चित मात्रा में एक्सक्रीटा हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अब एक्सक्रीटा पास आउट करना है, यानी कि अब क्या करना है, अब हमें इसको बाहर निकालना है। और सिग्नल जैसे ही ब्रेन का मिलेगा तो वहाँ की हमारी एनस की जो स्फिंक्टर मसल्स होती है जो कि हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, उनको हम जब पास आउट करना होता है तो उनको हम रिलैक्स कर देते हैं और एक्सक्रीटा बाहर आ जाता है। ठीक है। और फीकल मैटर को फेसिस भी कहते हैं, इसकी स्पेलिंग है FAECES, है ना। वेस्ट मटेरियल को हम फेसिस भी कहते हैं। अब एग्जिट को कंट्रोल करने वाली जो पार्ट है उन मसल्स को कहते हैं एनल, क्योंकि वो एनस में है इसलिए एनल। और मसल्स को हम क्या कहेंगे? स्फिंक्टर, स्पेलिंग है SPHINCTER। जो सर्कुलर मसल्स होती हैं जो किसी ओपनिंग को गार्ड करती हैं उनको कहते हैं हम
एनल स्फिंक्टर मसल, उनको कहते हैं स्फिंक्टर मसल। इसके बाद तुम्हारे सिलेबस में एक टॉपिक और है जिसका नाम है डेंटल कैरीज, जो कि एक येलो कलर के बॉक्स में दिया है। डेंटल कैरीज, ठीक है। डेंटल कैरीज क्या होता है? इसके लिए पहले टीथ का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज ये टीथ का स्ट्रक्चर है और इसमें हम देखते हैं कि सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है इनेमल, उसके बाद प्रेजेंट होता है डेंटाइन और फिर प्रेजेंट होता है गम, ठीक है। ये अलग अलग इसके पार्ट हैं और ये है फाइल। अब क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके कुछ पार्टिकल्स हमारे दांतों के ऊपर चिपके रह जाते हैं, है ना, और उस चिपके हुए फूड मटेरियल को यूज करके वहां पर बैक्टीरिया या दूसरे ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होने लगते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या करते हैं, जैसे सपोज करो वो इस एनिमल से चिपके हुए हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें फूड आसानी से मिल जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ एसिड्स रिलीज करेंगे जिससे कि ये जो इनेमल है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से नष्ट होने लगेगा या यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो ये इनेमल को डैमेज करते हैं तो कुछ समय के बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिखने लगेगा। इस तरह से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, डेंटल कैरीज या फिर प्लाक, डेंटल कैरीज या फिर प्लाक, ठीक है। अब बैक्टीरिया की वजह से इसका डैमेज होना, इसके लिए बैक्टीरिया का नाम देता हूं मैं स्ट्रेप्टोकोकस नेटेंस, है ना। ये बैक्टीरिया है जो डेंटल कैरीज कॉज करता है। लेकिन इसका फिर उपाय क्या है, देखो इन्होंने लिखा है masses of bacterial cells together with food particles stick to teeth to form dental plaque, ये dental plaque बना दिया इन्होंने। saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plaque covers the teeth, तो ये plaque यानी कि जो empty space होता है ये क्या करता है, saliva को यहाँ तक पहुँचने से रोकता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया तो अंदर ही अंदर एसिड बना के उसे खोखला कर रहा है। अगर सपोज करो यहाँ पर ये प्लाक ना होता तो सलाइवा जो है, जो कि बेसिक है, उसका पीएच बेसिक है, वो आकर उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है जो कि बैक्टीरिया बना रहा है। तो इस तरह से बैक्टीरिया उससे बचा रहता है। इसके बाद आगे आते हैं, तो इसका उपाय क्या है, टीथ को डेली ब्रश करना चाहिए ताकि वहां पर बैक्टीरिया ना जमने पाए, वहां पर फूड पार्टिकल्स ना मौजूद हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वहां पर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, हमारे टीथ के इनेमल डैमेज नहीं हो पाएंगे। और क्या लिखा है, टीथ को दिन में 2 बार साफ करना पड़ता है चाहिए ईटिंग के बाद, है ना। कोई फ्लोराइड टूथपेस्ट होना चाहिए, फ्लोराइड यानी कि जिसमें कैल्शियम और क्लोरीन दोनों हो। इसके अलावा स्मोकिंग, टबैको की स्मोकिंग या टबैको की च्यूइंग को नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें हम अगर उपयोग करें तो इससे हमारे टीथ का जो डैमेज है वो बच सकता है। इसमें ये ध्यान रखना है कि डेंटल कैरीज में प्लाक क्या होता है, कौन सा बैक्टीरिया उसको डैमेज करता है, टीथ के कौन से पार्ट को डैमेज करता है, ये सब चीजें हमें याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। थैंक यू।